गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज हम पॉलिटिकल में स्थानीय स्वशासन टॉपिक पर आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा हमने इसकी शुरुआत की थी कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है। स्थानीय स्वशासन के बारे में मैंने आपको बताया था, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों को स्वयं अपनी समस्याएं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का मतलब मैंने कहा था एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, हल करने योग्य बनाया जाता है तो उसे कहते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों को स्वयं अपनी समस्याएं हल करने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर हमने कहा था कि स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है। इस पर भी हमने कहा था कि इसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसका उद्देश्य हमने देखा, उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो उद्देश्य को भी समझ लेना कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब मैंने विकेंद्रीकरण मतलब का अर्थ भी बताया था कि सत्ता को दूर दूर मतलब गांव-गांव तक पहुंचा देना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण में मैंने अंतर बताया था कि सत्ता को केंद्र से हटा करके गांव-गांव तक, ये सत्ता का एक केंद्र है, इसे दूर दूर तक गांव-गांव के लोगों तक सत्ता को पहुंचा देना, इसी को स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन कर देना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब केंद्रित कर देना और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना। तो ये इसका उद्देश्य है। अब इसमें सबसे पहले मैंने कहा था 1882 में 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक बिल पास किया था जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव पास किया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसको याद रखना कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो बिल पास किया था उसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम में हमने कहा था कि 1935 में आए थे 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय बना दिया गया। क्या बनाया गया? राज्य सूची का विषय बना दिया गया। ठीक है, तो राज्य सूची का विषय कब बनाया गया? इसे विषय बनाया गया। तो इसमें सीधा क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो यह राज्य सूची का विषय है, इसको भी ध्यान रखना। अब बात आती है आजादी के बाद, जब भारत का संविधान बन रहा था तो उसमें स्थानीय स्वशासन के लिए क्या व्यवस्था की गई, इसको भी समझना। अब यहां पर देखो 1947 में जब भारत का 46 से इसका संविधान बनना प्रारंभ हुआ तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती
राज व्यवस्था की बात की गई, व्यवस्था की बात की गई, ठीक है, बात की गई। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो ये अनुच्छेद 40 है ये नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। 36 से 51 तक क्या है, नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते, इसीलिए ये पूरे देश में लागू नहीं हो रही थी ये व्यवस्था, है ना, ये व्यवस्था पूरे देश में लागू नहीं हो पाई इसके द्वारा। तो अब इसको संवैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता पड़ रही थी। ऐसे में क्या किया, देखो, एक 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1952 को, 1952 को एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या चलाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, विकास कार्यक्रम चलाया गया। इसको ध्यान रखना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, ये पंचायती राज व्यवस्था को बल प्रदान करने के लिए ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर सन 1952 को चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जनता को अधिकार प्रदान नहीं किए गए, जिस कारण से यह योजना क्या रही, असफल रही। यह योजना क्या होगी थी, असफल होगी। इस कार्यक्रम में इसमें जनता को अधिकार प्रदान न करने के कारण, अधिकार प्रदान न किए जाने के कारण, कारण यह असफल रही, ठीक है। ये क्या होगी, असफल होगी। तो इसको भी ध्यान रखना, यह कार्यक्रम जो है असफल हो गया। इसके बाद क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था में के लिए सुझाव देने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाने लगा। अब यहां से विभिन्न समितियों का गठन हुआ, जिसमें हमने सबसे पहली समिति की बात की थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। तो अब क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था हेतु सिफारिश करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया, विभिन्न समितियों का गठन किया, ठीक है। तो इसमें हमने ये सारी बातें हमने पहले लिख ली थी। अब इसमें समितियों की हमने बात की थी, उसमें सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी की हमने बात की थी। तो ये सबने लिख रखा होगा, अगर किसी का कुछ रह रहा है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लिखिए इसको जल्दी से। ये सबने लिख रखा होगा, अगर कुछ रहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेना और इसको लिख लेना, ठीक है। अब सबसे पहले गठन हुआ बलवंत राय मेहता कमेटी। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें से हमारे यहाँ पर स्क्रीनिंग के एग्जाम में आप देखोगे, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनने हैं। पंचायती राज ये अलग से उसमें मेंशन कर रखा है टॉपिकों में, ध्यान रखना। और शुरू के जो हमने संविधान का निर्माण वाली प्रक्रिया पढ़ रखी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और ये पंचायती राज व्यवस्था, और इसके अलावा उपभोक्ता के अधिकार वाला जो था उसको पढ़ना। उस पर आप लोगों ने और भी क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे अधिक से अधिक, वहां से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं, और पॉलिटिकल से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बलवंत राय मेहता कमेटी आई। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ, सबसे पहले गठन हुआ इसका 1956 में, और इन्होंने अपनी सिफारिश कब दी, सिफारिश दी इन्होंने 1957 में, ठीक है। इनकी सिफारिश क्या थी, इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की, त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। अब इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को भी मैंने आपको पूरा बता दिया था। इसमें 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, तो ये इसमें सबसे पहला ग्राम स्तर होता है, ग्राम स्तर। दूसरा क्या कहलाता है, ब्लॉक, ठीक है। दूसरे को हम ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक स्तर कहते हैं, या फिर इसको खंड स्तर भी कहा जाता है। ब्लॉक को और क्या कहते हैं, खंड स्तर,
और तीसरा स्तर कौन होता है, जिला स्तर। ये 3 स्तरों की इन्होंने सिफारिश की थी। ग्राम स्तर में एक चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, और दूसरा कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। 2 तरीके के चुनाव होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव होता है ग्राम स्तर पर, इसमें ग्राम प्रधान चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से, और ब्लॉक में क्या चुना जाता है, तो क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना जाता है। सबने इसका बोर्ड दे ही रखे होंगे इसके। और जिला स्तर में क्या चुना जाता है, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य इसके लिए चुने जाते हैं, जिसके लिए हम डायरेक्ट वोट देते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता इसमें वोट देती है। एक और चुनाव होता है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से, यहां पर तो वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, ग्राम स्तर में वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, और यहां पर इनमें से एक ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है, और इनमें से एक क्या चुना जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष। तो जिला पंचायत के सदस्य जो होते हैं अपने में से क्या चुनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष को चुन लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आपने लिख ली थी, इतना ही लिखा था ना। अब क्या होता है देखो, इन्होंने जब अपनी सिफारिश दी तो 12 जनवरी 1958 को 12 जनवरी 1958 को 12 जनवरी 1958 को एनडीसी ने इसे स्वीकार किया। इसे क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, इनकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया। एनडीसी ने कहा आपकी सिफारिश जो है ये ठीक है, और इसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसी कारण से ये जो बलवंत राय मेहता है ना, B.R. मेहता भी कहते हैं इन्हें, B.R. मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहते हैं। इसी कारण से B.R. मेहता को, या बलवंत राय मेहता, B.R. मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या फिर शिल्पी, या फिर इसका शिल्पी कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहते हैं, वास्तुकार या शिल्पी कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो B.R. मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। अब इसे प्रायोगिक रूप से सबसे पहले 1958 में, ठीक है, 1958 में सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से इस व्यवस्था को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। कहां पर लागू किया गया, आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। किस रूप में कहा मैंने, प्रायोगिक रूप में। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम कहां लागू किया गया, तो आंध्र प्रदेश राज्य में इसे लागू किया गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है देखो, 2 अक्टूबर 1958 को 2 अक्टूबर 1958 को पंडित नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले के, ठीक है, बगदरी गांव में, नागौर जिले के बगदरी गांव में इसे अब यहां पर तो प्रायोगिक रूप से लागू किया गया था, लेकिन इसे जो है यहां पर औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत कर दी, औपचारिक रूप से लागू किया। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को औपचारिक सबसे पहले कहां लागू किया गया, तो यही वाला आता है, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में इसे औपचारिक रूप से लागू किया गया। लेकिन अगर कभी पूछे प्रायोगिक रूप से कहां लागू किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया था।
क्लियर हो गया? तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा यहां से क्वेश्चन आपके लिए बनता है। ठीक है, औपचारिक रूप से राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए लिखो जल्दी से इसे। तो ये होगी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। अब देखो, पहली कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। अब एक और कमेटी बनाएगी, उस कमेटी का नाम है अशोक मेहता कमेटी। इन्होंने, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। अब एक और कमेटी बनती है, इसका नाम है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी का गठन होता है। ठीक है, अब इस कमेटी का गठन कब हुआ? तो 1957 में इस कमेटी का गठन हुआ। 1977 में कब हुआ? 1977 में अशोक मेहता कमेटी 1977। अब इन्होंने अपनी सिफारिश कब दी? इनकी सिफारिश इन्होंने की, सिफारिश दी 1978 में, 1978 में इन्होंने अपनी सिफारिश दी और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। ठीक है, अभी आपने देखा था बलवंत राय मेहता कमेटी त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। अब अशोक मेहता कमेटी, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। एक जिला स्तर और दूसरा मंडल स्तर। दूसरा कौन सा स्तर? मंडल स्तर। इन दो स्तरों की बात की। इन्होंने कहा कि भाई जिला स्तर में जिला परिषद होनी चाहिए। जिला स्तर पर क्या बनाई जानी चाहिए? जिला परिषद। ठीक है, और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत बनाई जानी चाहिए। मंडल स्तर पर क्या होनी चाहिए? मंडल पंचायत होनी चाहिए। ये इनकी सिफारिश थी। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो जिला स्तर है इसे मुख्य बनाया जाना चाहिए। जिला स्तर को क्या बनाया जाना चाहिए? शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। ठीक है, जिला स्तर को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। जिला, और कहा जिला स्तर को, तुम्हें ही नहीं दिखाई दे रहा है, किसी और को भी नहीं दिखाई देना चाहिए, दिखाई दे रहा है, जिला स्तर को शक्तिशाली बनाना चाहिए, शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। और लोगों को दिख रहा है क्या प्रॉपर? जिला स्तर को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। तो ये इनकी सिफारिश थी कि जिला स्तर को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस समिति की सिफारिशों को सरकार ने इसे क्या कर दिया? जो एनडीसी है, इसे एनडीसी ने इसे स्वीकार कर दिया। ठीक, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, एनडीसी ने इसकी सिफारिशों को क्या कर दिया? सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। एनडीसी ने इसकी सिफारिशों को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो एनडीसी ने इसकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया, मतलब इस समिति की जो सिफारिश थी वो यहां पर अस्वीकार होगी। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको लिखो, लिखे इसको, अब जल्दी से लिख लो। लिखे। इसके बाद अगली समिति की तरफ चलते हैं। अब देखो, अगला नाम आता है पीवी के राव समिति। अगली आती है पीवी के राव समिति, राव समिति। ठीक है, राव समिति का गठन होता है 1985 में। ठीक है, 1985 में इसका गठन हुआ और इस समिति ने चार स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। इन्होंने क्या कहा कि भाई 4 स्तर होने चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, अब ये 4 स्तर कौन कौन से हैं? देखो, पहले 3 स्तर आपने पढ़े थे, एक स्तर इसमें और जोड़ दो तो ये 4 स्तर हो जाते हैं। 4 स्तरीय व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश की। सबसे पहले ग्राम स्तर, पहला ग्राम स्तर,
दूसरा ब्लॉक कह लो या फिर इसी को इन्होंने मंडल स्तर नाम दिया, इसे क्या कहा इन्होंने, मंडल स्तर। तीसरा जिला स्तर, जिला स्तर की बात की, ये 3 स्तर तो आपने पढ़ ही रखे हैं जिला स्तर, ठीक है। चौथा इन्होंने राज्य स्तर की बात की, राज्य स्तर, चौथा इन्होंने क्या कहा, एक राज्य स्तरीय व्यवस्था भी होनी चाहिए। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, ब्लॉक स्तर को ही इन्होंने मंडल स्तर भी कहा, जो पीछे पहले भी देखा था आपने अशोक मेहता में भी मंडल स्तर की इन्होंने बात की थी। अब ग्राम स्तर में क्या होनी चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए। मंडल स्तर में क्या होनी चाहिए, मंडल पंचायत होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई मंडल स्तर में क्या होनी चाहिए, मंडल पंचायत। और जिला स्तर में जिला परिषद होनी चाहिए, यहां पर क्या होनी चाहिए, जिला परिषद होनी चाहिए, ठीक है। और राज्य स्तर में भी एक संस्था होनी चाहिए जिसे राज्य विकास परिषद कहा, इन्होंने क्या कहा, राज्य विकास परिषद, राज्य विकास परिषद होनी चाहिए, ये इनकी सिफारिश थी। ये 4 स्तरीय व्यवस्था की इन्होंने बात की। इसके अलावा देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, इन्होंने क्या कहा, जो स्थानीय स्वशासन है इसे संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, क्या कहा, संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, मान्यता दी जानी चाहिए, ठीक है। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश किसने की थी। इसके अलावा एससी एसटी और महिलाओं को, एससी एसटी और महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाना चाहिए, को आरक्षण दिया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये इनकी सिफारिश थी, दिया जाना चाहिए। देखो अगर पूछा जाए कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश किसने की थी, तो राव समिति ने की थी, ठीक है। और एससी एसटी तथा महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने की मांग किसने की थी, तो ये भी राव समिति ने की थी। बात समझ में आई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समिति है जिसमें से क्वेश्चन लगाओगे तब चीजें पता चलेंगी, जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं होता। लिखे इसको जल्दी। अब देखो मैंने आपसे सबसे पहले कौन सी समिति कही थी, सबको याद है, बलवंत, अब ध्यान देना, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता है ना, मेहता कमेटी, पहली कमेटी तो ये थी। दूसरी क्या थी, अशोक मेहता, दूसरी क्या थी, अशोक मेहता कमेटी, मेहता कमेटी। तीसरी कौन सी कमेटी बनी, पीवी के राव कमेटी, ये 3 कमेटियां होगी, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी पहली, और दूसरी अशोक मेहता कमेटी, और तीसरी पीवी के राव कमेटी, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी, 1956, और अशोक मेहता कब बनी, 1977, और पीवी के राव कब बनी, 1985। अब सुनो इधर ध्यान दो सभी लोग, देखो 1 2 3 नाम है, 3 स्तर की बात की, 3 स्तर की, नाम में 3 शब्द है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, 2 नाम है तो 2 स्तर की सिफारिश की, ठीक है। पीबी के राव 4 है तो 4 स्तर की सिफारिश की, बस सिंपल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहां तक चीजें क्लियर। अब कोई डाउट किसी को। बलवंत राय मेहता कमेटी, नाम में 3 अक्षर है तो 3 स्तर की बात की। अशोक मेहता, नाम में 2 शब्द है तो 2 स्तर की बात की। पीबी के राव 4 है तो 4 स्तर की बात की, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीबी के राव है, इसको सही कर लेना, जीबी कर लेना, हाँ जीबी के राव, जीबी के राव समिति है, सही कर लो, जीबी के राव समिति, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा सबने अब यहां तक। बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीबी के राव समिति, ठीक है। 4 स्तर की व्यवस्था की बात की इन्होंने।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक की 3 चीजें तो हमारी क्लियर होगी। अब आता है डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति। नेक्स्ट आता है डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति। सिंघवी समिति। अब बनती है एक और समिति, इसका नाम है एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति का गठन 1986 में होता है। लक्ष्मी मल समिति भी कहते हैं, सिंघवी भी कहते हैं। 1986 लक्ष्मी मल सिंघवी समिति भी इसे कहा जाता है। 1986 में इसका गठन हुआ। ठीक है, इन्होंने भी 2 तरीके की सिफारिशें की। इनकी सिफारिश देखो, इन्होंने क्या सिफारिश की, इसको ध्यान देना। एक तो इनने कहा कि भाई जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी जाए। मतलब संविधान में इसे जोड़ो, संवैधानिक मान्यता दी जाए, संवैधानिक मान्यता दी जाए। जैसे जीबी के राव समिति ने की थी, उसी तरीके से इन्होंने भी कहा कि इसे संवैधानिक मान्यता दो। दूसरा, इसे वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराए जाए। क्या कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाए, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाए। ये अब पूछा जाएगा सर्वप्रथम किसने पंचायती राज व्यवस्था को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की, तो क्या कहेंगे, एल एम सिंघवी समिति। ये इनकी 2 प्रमुख सिफारिशें थी, इनको ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट सिफारिश है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं और अगली जो समिति है यह है पी के थंगुल समिति। नेक्स्ट नाम आता है पी के थंगुल समिति। पी के थंगुल समिति, और ये बनी 1986 में। 1988 में पी के थंगुल समिति 1988 में पी के थंगुल समिति बनी। अब इसमें से एक क्वेश्चन कई बार ऐसा भी बनता है, निम्न में से कौन सी समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, इनकी जो सिफारिश थी देखो इसी तरीके की इनने भी सिफारिश की। सिफारिश नंबर 1, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी जाए, को संवैधानिक मान्यता दी जाए। एक तो ये इनकी सिफारिश थी। ठीक है, दूसरा इन्होंने वित्त आयोग, अब देखो अभी क्या कहा था कि इन्हें क्या दिया जाए, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाए, वित्त आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, मतलब वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए, ये इनकी सिफारिश थी। ठीक है, अब इनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1989 में राजीव गांधी ने एक विधेयक पास करने का प्रयास किया। उसे लोकसभा में उन्होंने पास कराया, लेकिन वो राज्यसभा में पास नहीं हुआ। 1989 में राजीव गांधी ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक पास करवाया। 1989 में राजीव गांधी जी ने 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में पास किया, लोकसभा में पास किया, परंतु यह राज्यसभा में पास नहीं हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हुआ ये। ठीक है, इनने प्रयास किया लोकसभा में पास करके राज्यसभा में भी पास कराने का, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हुआ। इनने कहा कि भाई पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक मान्यता देते हैं, उसके लिए 1989 में इन्होंने 64वां संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन वो राज्यसभा में पास नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके बाद इसे पास करने का नंबर आता है कि भाई किस तरीके से इसे संवैधानिक मान्यता दी गई।
1992 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इसे पास करने के लिए इस विधेयक को ये सदन में लाए और एक संविधान संशोधन किया, जिसे हम कहते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके बारे में आपने अनुसूची 11 और 12 में पढ़ रखा है। इसे जल्दी से कंप्लीट करो और फिर उसकी हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका रहेगा। लिखे जल्दी। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति 1986, इनकी सिफारिश थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी जाए और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाए। फिर बनी पी.के. थंगुल समिति 1988 में और इनकी सिफारिश थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी जाए और प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन भी किया जाए। 1989 में राजीव गांधी ने 64वां संशोधन लोकसभा में पास किया, परंतु यह राज्यसभा में पास नहीं हुआ। लिखा सबने? अब यहां से समझो, अब क्या होता है देखो, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। 1992 में 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव 73वां संविधान संशोधन विधेयक सदन में लाए, जिसे 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई। ठीक है, दे दी गई। अब यहां से ध्यान देना, 73वां संविधान संशोधन 1992-93। अब 92-93 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 92 में सदन में लाया गया था और 93 में पास हुआ है। ठीक है, 93 को 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिस कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। याद रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए मनाया जाता है। ठीक, अब देखो, और इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है, और संविधान की 11वीं अनुसूची में, 11वीं, ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया, जिसमें 29 विषय है। जिसमें कितने विषय हैं? जिसमें 29 विषय है। अब ये एक एक क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, जिसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, और क्या किया गया देखो, और संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9। संविधान में भाग 9
अनुच्छेद 243 से 243 के ओ में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बताओ? ये सारी चीजें पढ़ी है नहीं पढ़ी है? 11वीं अनुसूची सबने पढ़ रखी है और भाग 9 सबने पढ़ रखा है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ भी सबने पढ़ा है क्या? बताइए। ऑलरेडी चीजें सब पढ़ी हुई है, बस यहां पर आपको उन चीजों को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? और क्या क्या इसके अलावा क्या क्या देखो, पंचायत संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 और से 243 ओ में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया और राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया। राज्य वित्त आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। निर्वाचन आयोग का गठन भी किया गया। क्लियर हो गया? तो ये है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें, जो आपको एक एक बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। लिखिए जल्दी से इसे। अब जरा नोट करके पहला पॉइंट लिखेंगे। अनुच्छेद मैंने कहा 243 से लेकर के 243 ओ तक में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। भाग कितने में रखा गया? भाग 9 में रखा गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब इसमें से मैं 2-3 आर्टिकल बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 243 का डी, एक तो इसको बता रहा हूं 243 का डी, दूसरा बता रहा हूं 243 का आई, तीसरा बता रहा हूं 243 का के। इन तीनों को याद रखना। ठीक है, 3 याद रखना। डी का मतलब है आरक्षण। डी का मतलब क्या है? आरक्षण। ये एससी एसटी और महिला आरक्षण, पंचायती राज व्यवस्था में एससी एसटी तथा महिला आरक्षण को, एससी एसटी और महिला आरक्षण को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो क्या कहेंगे? अनुच्छेद 243 का डी। आई फॉर है इनकम। इनकम मतलब वित्त आयोग का गठन। ध्यान रखना, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 243 के आई में क्या कहा गया है? राज्य वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में है? तो 243 के आई में। अब के का मतलब निर्वाचन आयोग है, डी मतलब आरक्षण है, आई मतलब इनकम है वित्त आयोग, और के मतलब क्या है? के का मतलब यहां पर हमने कहा निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। वैसे जो केंद्र में निर्वाचन आयोग होता है अनुच्छेद 280 है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कितने में? 243 के में इसको रखा गया है। क्लियर हो गया? इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, 20 लाख से जहां पर कम जनसंख्या होती है, 20 लाख से कम जनसंख्या पर मध्यवर्ती स्तर, मध्यवर्ती जो स्तर होता है ना, स्तर की आवश्यकता नहीं है, की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं है, मतलब वहां पर मध्यवर्ती स्तर नहीं बनाया जाएगा। ग्राम स्तर और जिला स्तर, ये 2 स्तर बनाए जाएंगे, वहां पर मध्यवर्ती स्तर का गठन आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, 20 लाख से कम जनसंख्या। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है? तो यह है पश्चिम बंगाल। यहां पर ग्राम स्तर होता है, अंचल पंचायत होती है। एक होता है ग्राम स्तर, दूसरी होती है यहां पर अंचल पंचायत। ठीक है, और तीसरा यहां पर आंचलिक परिषद होती है, आंचलिक परिषद। और चौथी यहां पर क्या होती है? जिला परिषद। चौथी क्या होती है?
जिला परिषद। तो ये 4 स्तर होते हैं यहाँ पर। आपने देखा ही होगा यहाँ पर कितनी सारी हत्याएं हो जाती हैं ये पंचायती राज व्यवस्था में के चुनाव में। तो यहाँ पर सबसे रद्दी यहाँ का चुनाव होता है पश्चिम बंगाल में। और इसके लिए देखो कार्यकाल, पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? प्रधान बनने के लिए कितनी चाहिए होती है? न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। कितनी होती है? 21 वर्ष। और इसका चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो चुनाव इसका प्रत्यक्ष कहा जाएगा। कैसा चुनाव होता है? डायरेक्ट इसका इलेक्शन होता है। ठीक है, इन बातों को भी आप लोगों ने इसमें साथ में याद रखना है। तो इसके साथ ही हमारा ये पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर कंप्लीट हो गई। क्लियर हो गया? तो यह है स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था। अब यहां से शुरू होता है नगरीय प्रशासन। अब आगे बढ़ेंगे और नगर पंचायत की हम यहां पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसे कंप्लीट करो। आज के लिए इतना ही, कल इसमें आगे बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। इसके साथ ही स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हमने कंप्लीट कर लिया। कल हम नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। ठीक है, और सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन जरूर लगाना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सारे फैक्ट इसके इंपॉर्टेंट है जो एग्जामों में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए जिसका कुछ रह रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हिस्ट्री की क्लास में।